हेलो स्टूडेंट, देखिए आप लोग, आज हम लोग बीएसटी का बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का क्लास 11 का जो बीएसटी है, कहीं ना कहीं एक बेसिक पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि इसका देखिए ऐसा है कि एग्जाम जो आपका होगा उसमें तो वेटेज रहेगा ही, साथ ही साथ आपका जो है कि प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं, इसको जान सकते हैं। सबसे पहला है यूनिट नंबर 4 की बात हम लोग कर रहे हैं, बिजनेस सर्विसेज का। देखिए सर्विसेज क्या होता है। जैसे सर्विसेज का मतलब, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर हूँ। अब उसके मतलब अगेंस्ट में मुझे आप फीस देते हो, चाहे जो भी चीजें देते हो। तो अगर इसको हम लोग को डिफाइन करना है कि सर सर्विस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सर्विसेज कैन बी डिफाइंड एज ऑल दोज इकोनॉमिकल एक्टिविटीज which are intangible separately and identifiable and which is provided to satisfy the wants। यानी कि पहला चीज है कि आपका जो सर्विसेज होता है वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल के मतलब होता है बेटा जिसको फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यानी कि जिसको लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ समझ सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मतलब सर्विसेज। यानी कि इसका आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि आप जो भी चीजें हैं आप कर रहे हैं, उससे जो भी ह्यूमन नीड्स जो है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं, ह्यूमन नीड्स का मतलब होता है जैसे जब भी कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे कंज्यूमर्स जो है, यानी कि जो लोग आपका सर्विस ले रहे हैं वो कितने सेटिस्फाई है, यानी कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये आपका डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब हो गया कि हाउ वी कैन डिफाइन द सर्विसेज। सर्विसेज को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे उसके बारे में इसमें बताया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसका बहुत सारा फीचर्स हो सकता है। तो पहला फीचर्स हो सकता है, जो सर्विसेज होता है बेटा वो आपका इंटेंजिबल होता है। क्या होता है बोलो, इंटेंजिबल, राइट। दूसरा होता है कि आपका इन्वेंट्री, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो जो कोई मान लीजिए कोई स्टॉक है, कोई फिजिकल जिस चीज का एग्जिस्टेंस होता है उसका इन्वेंट्री मेंटेन होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लॉकर में 10 या 20 किताबें हैं आपके यहाँ, मतलब आपके मतलब जो भी शोकेस है उसमें, तो आपको याद है कि उसमें 10-20 किताबें हैं। तो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा उसका ना हम लोग ऑडिट कर पाएंगे, यानी कि इन्वेंट्री मेंटेन कर पाएंगे कि उसका जो है स्टॉक क्या होगा, नहीं होगा। जब उसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, मतलब यानी कि कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो फिर उसका आप स्टॉक इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। फिर से आपका होता है कि सर ये आपका इनकंसिस्टेंसी में होता है, इसका नेक्स्ट फीचर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि पहला चीज होगा इंटेंजिबिलिटी, जहां पर यानी कि इंटेंजिबल होता है, जिसको टच नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। दूसरा इन्वेंट्री हो गया। तो मैंने बोला कि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जहां पर लोग देख सकते हैं कि सर्विसेज को हम लोग जैसे कि कंज्यूम कर सकते हैं, बट ये जैसे इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो इसका इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो है कि और भी इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स हो सकता है, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को पढ़ाया था, जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे आपका इनकंसिस्टेंसी होता है। ये सब इसके टोटली जो होते हैं फीचर्स होते हैं, खास करके बिजनेस सर्विसेज का। तो जो आप सर्विसेज लेते हो, टाइप्स ऑफ सर्विसेज, वो कितने तरीके का सर्विसेज हो सकता है, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो बेटा देखिए जनरली क्या होता है कि देयर आर 3 काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर हम लोग बात करें, पहला होता है बिजनेस सर्विस, दूसरा होता है कि आपका सोशल सर्विसेज, तीसरा होता है पर्सनल सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज का मतलब हो गया कि बिजनेस के अकॉर्डेंस के मतलब बिजनेस के अकॉर्डेंस में, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, यानी कि बिजनेस में क्या क्या आपको सर्विसेज जो है कि लग सकता है, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बिजनेस सर्विसेज भी हो सकता है, सोशल सर्विसेज और पर्सनल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको, एक एक पार्ट को डिटेल में जानेंगे कि मतलब कैसे इसको हम लोग समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, उसको हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा जिसका नाम होता है आपका कि टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज क्या क्या आपका हो सकता है। क्या टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। तो देखिए पहला होता है बैंकिंग। क्या होता है, पहला बैंकिंग होता है। दूसरा होता है इंश्योरेंस। तीसरा होता है कम्युनिकेशन। चौथा होता है वायर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा। तो सबसे पहले हम लोग अगर सर्विसेज की बातें करते हैं तो खास करके इसमें हम लोग पहला सर्विस पढ़ेंगे जिसका नाम होता है बैंकिंग। क्या पढ़ेंगे बेटा, बैंकिंग पढ़ेंगे। सर बैंकिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो आपको हर तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप बैंक में पैसा कैसे डिपॉजिट करेंगे, कैसे आप पैसा बैंक से विड्रॉ करेंगे, प्लस आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, प्लस लॉकर फैसिलिटीज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बैंक आपको ऑन डिमांड आपके सारी चीजें प्रोवाइड करती है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ बैंकिंग सर्विसेज।
इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बेटा, जिसका नाम होता है कि टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। तो पहला आपका होता है जिसका नाम होता है कॉमर्शियल बैंक, दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक्स, तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड बैंक, चौथा होता है सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो जैसे जो कॉमर्शियल बैंक होता है बेटा, उसके अंदर दो पार्ट होता है, एक हो सकता है आपका पब्लिक सेक्टर बैंक और एक हो सकता है आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो कमर्शियल बैंक का मतलब पहले इसका समझ लो कि कमर्शियल बैंक जो है बेटा, उसको मतलब अगर कब से स्टार्ट किया गया, क्यों स्टार्ट किया गया, क्या रीजंस था, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि कमर्शियल बैंक मींस व्हाट इट इज, लाइक वी कैन से बैंक्स व्हिच आर गवर्न्ड बाय द इंडियन बैंकिंग सिस्टम और इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट व्हिच इज कंसीडर्ड एज द 1949। यानी कि ये जो रेगुलेशन बैंकिंग सिस्टम जो है एक्ट 1949, उसके ही अकॉर्डेंस में इसको आप समझ सकते हैं। यानी कि उस मतलब अधिनियम जो होता है ना, उसके तहत इसको बनाया गया बैंकिंग सिस्टम को। और इसका जो मेन फीचर्स होता है बेटा ना, अगर कमर्शियल बैंक की अगर हम लोग बातें करते हैं, तो मेन फीचर्स, इसका काम क्या होता है, मेन मुद्दा क्या होता है। तो पहला चीज होता है कि बैंक्स में पैसे को डिपॉजिट्स लेना और आपके हिसाब से उसको, आपका पैसा को, यानी कि जब आप चाहे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि उस पैसे का सही ढंग से वो यूज भी करता है। जैसे पैसा अगर उसके पास है तो इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए जैसे बैंक में तो बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज दोज हु आर वर्किंग इन द बैंक। उनको भी तो भाई सैलरी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो अगर इन सब सारी चीजों को अगर मान लो वो भी अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो बैंक्स को भी तो कमाने का जरिया क्या हो सकता है, होम लोन देना, पर्सनल लोन देना, जहाँ से पैसा को इनकम जनरेट करता है और उस आधार पर मतलब उस आधार पर बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है और आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होता है। तो देखिए पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया बेटा, जो कि कहीं ना कहीं उसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका हो गया, जैसे आपका जो है कि पंजाब नेशनल बैंक हो गया। और प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम में आपका आ जाएगा जैसे आईसीआईसीआई हो गया, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। ये मतलब कॉमर्शियल बैंक का ही सेकंड पार्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना। कोऑपरेटिव आप लोग को पता ही है, कोऑपरेटिव वर्ड्स का मतलब भी आप लोग समझ रहे हैं, कोऑपरेट यानी कोऑपरेटिव्स बैंक्स। यानी कि ये सब बैंक जो होता है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत इसको मतलब चलाया जाता है। और इसका मेन काम होता है कि छोटे मोटे क्रेडिट्स को प्रोवाइड करना, जैसे और जैसे मान लीजिए कि इसके मेंबर्स को, और एग्रीकल्चरल फील्ड में कुछ लोन्स वगैरह ग्रांट करना, ताकि लोग एग्रीकल्चर को अच्छे ढंग से कर सकें। तो ये सब काम इसका होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। स्पेशलाइज्ड बैंक थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें आईडीबीआई बैंक है। तो आईडीबीआई बैंक का मतलब क्या हुआ बेटा, आईडीबीआई बैंक का मुद्दा ही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इसको स्टैब्लिश क्यों किया गया था। तो द मेन रीजन बिहाइंड दैट टू एस्टैब्लिश द आईडीबीआई वाज टू डेवलप द इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्री को बहुत आगे प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बेहतर करने के लिए, मतलब आईडीबीआई बैंक को मतलब इसका मतलब फाउंडेशन हुआ था, इसके बारे में बताया गया था, समझाया गया था। आईडीबीआई बैंक के बाद आता है जैसे आपका, जैसे और भी स्पेशलाइज्ड बैंक में एग्जिम बैंक्स होते हैं। एग्जिम बैंक क्या काम आता है, जैसे अगर इस देश से किसी और देश में अगर फॉरेन ट्रेड आप करते हो, इंपोर्ट करने में, एक्सपोर्ट करने में, किसी और कंट्री के साथ आप बिजनेस करते हो, वो सब केसेस में आपका क्या होता है बेटा, वो सब केसेस में आपका एग्जिम बैंक हुआ करता है। EXIM, एग्जिम मतलब EX फॉर एक्सपोर्ट, IM फॉर इंपोर्ट। यानी कि जब भी आप माल बाहर भेजते हो अपने कंट्री से किसी और कंट्री में, तो एक्सपोर्ट होता है, और किसी और कंट्री से अगर लाते हो तो इंपोर्ट होता है। तो ये सब वर्क में स्पेशलाइज्ड बैंक आपका काम करता है। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब होता है हेड ऑफ द इंडियन बैंक्स, हेड ऑफ ऑल द बैंक्स, लाइक हम लोग बोलते हैं इन अदर वर्ड्स, हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द ऑल बैंक्स ऑफ इंडियन मतलब बैंकिंग सिस्टम, जिसको हम लोग आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं उसको। यानी एपेक्स बैंक अगर बोले तो इंडिया का एपेक्स बैंक कौन सा हो सकता है आपका, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका देश का अपना एकदम मतलब जो है कि सेंट्रल बैंक है, जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, उसके बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर हम लोग फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक को समझना चाहे कि हाउ कैन वी डिफाइन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, देखिए सबसे पहला चीज क्या है बेटा कि अगर फंक्शन की बातें करते हैं, तो पहला चीज है कि फंक्शन जो मतलब यानी क्या उसका कार्य हो सकता है, क्या क्या बैंक वर्क परफॉर्म कर सकता है। तो पहला होता है कि पैसा को डिपॉजिट करना, एक्सेप्टेंस लेना, और उसके साथ साथ जो है कि बोरोइंग का सिस्टम देता है कि आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, मनी को लैंड करना यानी कि ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसको जो है कि आपका मतलब डिस्काउंटिंग। वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जैसे आपको क्या करेगा, कुछ चार्जेस, उसका नॉमिनल चार्जेस होता है,
और उस चार्जेस के आधार पर वो क्या करता है, आपको बिल्स डिस्काउंटिंग करके आपको पैसा देता है। नेक्स्ट आपका होता है कलेक्शन ऑफ चेक्स एंड ड्राफ्ट्स एटसेट्रा। फिर आपका होता है पर्सनल सर्विसेज व्हिच विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स आल्सो, यू कैन जस्ट सी, एंड मिसलेनियस सर्विसेज आल्सो बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। तो ये सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक के हो गए, आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए ऐसा है कि बहुत सारा जो एडवांटेज होता है हम लोग को मिल सकता है, बैंक का बहुत सारा इंपॉर्टेंस हो सकता है। पहला चीज होता है सेफ्टी हो सकता है, कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है, फंड को ट्रांसफर आप कर सकते हैं, फैसिलिटीज ऑफ पेमेंट्स, ये सब सारे एडवांटेज आप बैंक से ले सकते हैं। ये सब चीजें हैं और भी बहुत सारा है जो कि आप समझ सकते हैं। इन शॉर्ट दो चार जो इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कितना होता है। तो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट का मतलब होगा बैंक में कितने तरह का आप अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो सर एक चीज तो हम लोगों ने समझ लिया कि बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक क्या होता है, एक तरह का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारे पैसे को डिपॉजिट्स लेना, लोन लेना, लोन देना और भी तरीकों तरीकों से काम करना, ये सब बैंकिंग सेक्टर का ही पार्ट है। बट आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ बैंक कितने हो सकते हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर जैसे अभी जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए आप एक चीज कर सकते हैं, जब भी आप पढ़े, आप लोग पढ़े चाहे कोई बच्चा ये वीडियो भी देख रहा है, तो सबसे पहले आप बुक्स अपने हैंड में ले लें। क्योंकि क्या है कि मैं ओरली इस चीज को समझा रहा हूँ, तो बिना बुक्स के आपको समझ नहीं आएगा। तो अगर टॉपिक को कंसिडर कर रहा है, अच्छे से समझना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, यानी बुक्स को अपने ओपन करें सामने। फिर आप जो है कि टॉपिक अपना देखिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं फिर सुनेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा, पूरी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और फिर आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, तो आपको तैयारी अच्छा होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है डन, ओके। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि बैंक्स या अकाउंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला होता है बेटा कि टाइप्स में सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बेटा, मैं इसको बोलता हूँ गरीबों का अकाउंट। गरीबों का अकाउंट इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबके पास जो है सेविंग अकाउंट ही होता है। हम लोग जैसे व्यक्ति के पास क्या होता है, सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है कि महीने में एक आध बार सैलरी आया और एक आध बार पेमेंट आया और बाद बाकी पेमेंट लेने देने में ही खत्म हो जाता है। 1000 2 4 हजार बचता है तो फिर इधर उधर चला जाता है, दवा बीरो है और भी चीजें हैं। तो सेविंग अकाउंट का मतलब मेनली होता है कि लाइक फ्यू ट्रांजेक्शंस वी कैन डू ओनली, मतलब कुछ ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, कुछ डिपॉजिट्स कर सकते हैं, कुछ विड्रॉल कर सकते हैं, बस उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ सेविंग अकाउंट। तो इसका बहुत सारा फीचर्स है, बट दो तीन फीचर्स आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला फीचर्स होता है बेटा, सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन विद द मिनिमम अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बैंक्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। यानी मैं बोलना चाहता हूँ बेटा कि जैसे आप अगर सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो उसमें मिनिमम 10,000 25,000 से खुलता है। अगर आप अगर एसबीआई में खोलते हैं तो आपका शायद 5,000 की 2,000 है शायद है। और अलग अलग बैंक्स में अलग अलग तौर तरीका है कि मिनिमम व्हाट अमाउंट यू विल बी रिक्वायर्ड टू दैट मींस ओपन अ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक इन इंडियन सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। दूसरा, मनी कैन बी डिपॉजिटेड एज मेनी टाइम्स और एज पर योर डिजायर। आप उसको क्या कर सकते हैं, उठा भी सकते हैं एज अ डिपॉजिटर। ठीक है। उसके बाद से सेविंग अकाउंट कैन बी ओपन, जैसे आपका है तो आप ही के नाम पर खुलेगा, एंड इन द नेम ऑफ द माइनर अंडर एन एडल्ट गार्जियन। जैसे सेविंग अकाउंट दो तीन तरीके से हम लोग खोल सकते हैं। पहला तो ओपन इन ऑन नेम, अपने नाम पर, स्वयं अपने नाम पर आप अकाउंट खोल सकते हैं। और दूसरा हो सकता है बेटा जिसका नाम हो सकता है आपका, यानी कि अगर माइनर का यदि कोई बच्चा है और उसका भी सेविंग अकाउंट खोलना है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो गारंटर के तौर पर रहेंगे और उसके मतलब साथ ज्वाइंट नेम में मतलब जो है कि आप खोल सकते हैं उसको, यानी कि अकाउंट को। फिर आपको एटीएम फैसिलिटीज मिल जाएगा जिससे आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और भी काम कर सकते हैं। फिर और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं आपको इसके अंदर जो भी फैसिलिटीज वगैरह है आपको मिल सकता है। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट आता है बेटा जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे इसमें आप जितना ट्रांजेक्शन चाहे उतना निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन यहाँ पर नहीं होता, जितना चाहे आप डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। मतलब आप ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को मतलब ह्यूज मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस को आप डिपॉजिट एंड विड्रॉल आप कर सकते हैं, यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन को आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और बहुत सारे ट्रांजेक्शन को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मेन फीचर्स क्या क्या हो जाएगा, करेंट अकाउंट इज ओनली owned and opened by the business funds, those who are the business fund। and current account में क्या होता है, next depositor can freely operate this account at any time during the working hour of the banks and आपका money can be, यहाँ पर जो विड्रॉ होगा केवल चेक से यूज होगा, कैश का कोई झंझट नहीं है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपका करंट अकाउंट है तो यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चलेगा, चेक चलेगा। मतलब कि यहाँ पर कैश वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है। आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है बेटा कि यहाँ पर जैसे ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं है, ट्रांजेक्शन के ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है,
आप जितना ट्रांजेक्शन चाहे विथड्रॉ डिपॉजिट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स इट। और आपको इसमें जो है कि बैंक जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज का मतलब होता है बेटा, अगर आपके बैंक में अकाउंट में पैसा नहीं है तो आप कुछ हद तक अमाउंट उठा सकते हैं और अपना यूज करके काम कर सकते हैं। और बट उसमें एक नियम ये भी होता है कि यू हैव टू पे दैट अमाउंट विद इन द व्हाटएवर प्रेस्क्राइब्ड टाइम व्हिच इज मतलब गिवन बाय द बैंक। आपको उस टाइम लिमिट के अंदर आपको पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके ऊपर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब आपका करंट अकाउंट में फैसिलिटीज मिलेगा। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू द करंट अकाउंट। आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम होता है थर्ड पॉइंट, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट क्या होता है। तो सर रेकरिंग डिपॉजिट्स अकाउंट का मतलब होता है कि बार बार होना। रेकरिंग रिकरिंग मतलब क्या हो गया, जैसे बार बार उसमें डिपॉजिट्स होना। जैसे मान लो कि रेकरिंग डिपॉजिट्स का मतलब हो गया कि जैसे एक एग्जांपल तो आपको बताना चाहेंगे कि आपके पास मान लीजिए आपने सेविंग अकाउंट खोल कर रखा हुआ है, आप महीने में सैलरी कमा रहे हैं, सारी क्या कर रहे हैं, बट आपको लग रहा है पैसा बच नहीं रहा है। क्या पैसा बच नहीं रहा, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पैसा नहीं बच रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ पैसा महीने का 1,500 रुपया बचा पा रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि यार क्या करें कि जिससे कि हमारा पैसा सेव भी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, कुछ हमारे पास एट द एंड, हमारे को भी तो उम्र बढ़ रहा है तो बढ़ोतरी होगा, यानी हम लोग भी तो उम्र बढ़ेगा तो बूढ़े होंगे, तो एट द टाइम हमको कुछ तो पैसा चाहिए। तो ये सब चीजों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। तो हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट अगर कर देते हैं महीना का कुछ कुछ अमाउंट, तो एक बड़ा अमाउंट हम लोग खड़ा कर सकते हैं 1,500 करके। तो रेकरिंग मीन्स हो गया बेटा लाइक बार बार फ्रिक्वेंटली आप बार बार अकाउंट्स में 500 1000 पर जो आपका कैपेसिटी है उसके आधार से ऑन दैट बेसिस आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। इसका मेन फीचर्स क्या होता है, इसका पहला फीचर्स ये होता है बेटा कि रेकरिंग डिपॉजिट जो होता है अकाउंट इज ओपन बाय डिपॉजिटिंग अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे आप एक अमाउंट हो गया 500 1000 का और आप क्या कर रहे हो, हर महीना करके आप डिपॉजिट्स कर रहे हो, तो ये रिकरिंग डिपॉजिट्स में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। इसमें कुछ एक मिनिमम पीरियड भी होता है, जैसे कि कहने का मतलब है लाइक द मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट्स, अगर इस काइंड ऑफ अकाउंट में अगर आप जाते हो तो जनरली 1 ईयर होता है। आप चाहें तो लंबा जितना चलाना चाहते हो तो चला सकते हैं, जैसे 10 साल 5 साल 7 साल 12 साल तक आप चला सकते हैं। और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा रिकरिंग का, ये एज कम्पेयर टू आपका जो सेविंग होता है ना, सेविंग में कुछ खास आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिकरिंग डिपॉजिट्स अगर अकाउंट आपका है तो जो आपका सेविंग है उससे ज्यादा ही आपको जो है कि मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये सब आपका जो है फीचर्स इसका हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पास फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फोर्थ नंबर टाइप ऑफ अकाउंट में। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है बेटा कि सर जैसे कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए कि कुछ 1-2 लाख रुपया है, लेट अगर मान लें हमारे पास 1 लाख रुपया है चाहे 2 लाख रुपया है, तो हम सोचते हैं यार पैसा का अभी कोई यूज नहीं है, तो क्यों नहीं इसको 1 साल के लिए डिपॉजिट कर दें, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है एज कम्पेयर टू आपका सेविंग अकाउंट एंड द मेनी मोर अकाउंट। तो उसमें लगभग 8 से 8% आपको 7.5 पौने 8% 8% के आसपास मतलब जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा, ये जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 8% है, तो यू विल गेट आपका एट द एंड आपको 8,000 रुपया 1 साल के बाद आपको मिल जाएगा एज इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कि कुछ तो मिल रहा है, तो आप इस तरीके से उस पैसे का यूज करके नेक्स्ट ईयर में 1,10,000 के ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ फिक्स डिपॉजिट का मतलब हो गया कि एक फिक्स अमाउंट फिक्स पीरियड के लिए आपने जमा कर दिया और उसके बिटवीन में आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। दिस इज अ 4 टाइप्स ऑफ अकाउंट, मतलब जो बैंक्स के अंदर होता है। इसका मेन फीचर्स होता है कि आपको एक बार में पैसा जमा करना है, आपको 1 साल 2 साल या 5 साल जितने साल के लिए या 9 साल के लिए आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको हर एक फैसिलिटीज जो भी चाहिए, चेक जो भी चाहिए आपको मिलेगा, और आपको जो है कि उसके ऊपर एक अच्छा रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये सब इसका फीचर्स हो गया। तो दिस ऑल आर द रिलेटेड टू द आपका क्या, किसको क्या बोलते हैं इसका, फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट। देन आफ्टर इन चारों का डिफरेंसेस है, नीचे आपके बुक्स में गिवन है। बीएसटी अगर आप पढ़ते हैं क्लास 11 का जो बुक आप पढ़ रहे हैं, तो अगर आप डब्ल्यू में है तो आपका पेज नंबर कुछ और हो सकता है, एसएससी सीबीएसई में अगर आप लोग हैं तो अलग अलग पेजेस हो सकता है। बट ये आपको फीचर्स जो है कहीं ना कहीं आपका चारों का डिफरेंसेस आप देख सकते हैं और अपने बुक से इसको सिंपली, जैसे मैंने चारों बैंक के अकाउंट्स के बारे में मैंने बताया, चारों अकाउंट के बारे में उसको पढ़ के आप समझ सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि सेविंग क्या होता है, करंट क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है और फिक्स डिपॉजिट्स क्या होता है। ऑलरेडी मैंने सारी चीज़ों को क्या किया बेटा, आप लोग को बता दिया है।
ठीक है, तो ये आप लोग का मैं फर्स्ट स्लॉट में यानी फर्स्ट वीडियो में आप लोग मैं दे दिया। आगे बैंकिंग सर्विसेज से जो नेक्स्ट पार्ट है, ये चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो हम लोग इसको 2-3 पार्ट में इसको वीडियो भी बनाएंगे और आप लोग हम समझाएंगे भी, ताकि आप लोग चीजें बहुत बढ़िया समझ में आए और एकदम अच्छे से कवर हो, कहीं कुछ चीजें छूटे नहीं। ठीक है, तो आप लोग का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आने वाले 2-3 जो पार्ट्स हैं उसको मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा और वीडियो भी इसका बनेगा, जिससे आप भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। और भी बच्चे जो चाहते हैं कि अगर उससे पढ़ के समझें, उससे रिवीजन करें, उससे पढ़ाई करें, तो वो भी समझ सकते हैं। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि और कुछ क्वेश्चंस आपके पास है, कुछ पूछना है, अगर कोई डाउट्स है, तो आप मतलब जैसे मैं उन बच्चों को बोलूंगा जो मेरा वीडियो ऑनलाइन देखेंगे, वो कमेंट कर सकते हैं आप लोग और वहाँ पर आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर एज सून एज पॉसिबल आई रिप्लाई योर आंसर्स, आई कैन गिव योर आंसर। ठीक है, तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए AKY क्लासेस को, और इसी तरह हम आप लोग के लिए वीडियो बनाते रहें और अच्छे-अच्छे। और जो भी डाउट्स वगैरह है आप प्लीज कमेंट करिए, मैं तुरंत आप लोग को आंसर भेजूंगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम AKY क्लासेस, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।